नमस्कार। आजकल ना हमारे आस पड़ोस के देशों से काफी गहमा गहमी की खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कई जगहों पर काफी उथल पुथल मची हुई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण हैं जो इस पूरी इस तस्वीर को समझने में मदद करेंगे। और सबसे जरूरी बात, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पड़ोस में, खासकर नेपाल जैसे देशों में, ये जो युवाओं की बदलती सोच है, आर्थिक मुश्किलें हैं और जो संस्थाएं हैं वो थोड़ी कमजोर सी होती दिख रही हैं, ये सब मिलकर कैसे वहां की स्थिरता को चुनौती दे रही हैं। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ उनकी अंदरूनी बात नहीं है, इसका असर हम तक पहुंचता है, जरूर पहुंचता है। सही कहा। बात सिर्फ आप देखिए सीमा पार सुरक्षा की ही नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कूटनीति, यहाँ तक कि हमारे अपने समाज को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए नक्शे को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत नेपाल से करते हैं। वहाँ आजकल युवाओं की, खासकर जो जेनजी कहते हैं, उनकी काफी चर्चा है। लगता है वो लोग व्यवस्था से काफी नाराज हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ आजकल की बात है या इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं? नहीं नहीं, ये आजकल की बात तो बिल्कुल नहीं है। जड़ें तो काफ़ी गहरी हैं। अब देखिए, नेपाल ने पिछले कुछ दशकों में बहुत कुछ देखा है। राजशाही का अंत हुआ, फिर एक लंबा और काफ़ी हिंसक माओवादी संघर्ष चला, और उसके बाद भी लगातार बदलती अस्थिर सरकारें रहीं। तो इस पूरी उथल-पुथल ने खासकर युवाओं के मन में ये जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, उनके प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। उनकी यादों में स्थिरता कम और बदलाव, उथल-पुथल ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। और ये पीढ़ी तो पिछली पीढ़ियों से अलग भी है ना? मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब तो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। ये दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे भी वाकिफ है। तो जाहिर है इनकी उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। लेकिन क्या उन्हें वो मौके मिल पा रहे हैं जिनकी वो उम्मीद करते हैं? शायद यही कहीं टकराव की वजह छुपी है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही असल मुद्दा है। जब जानकारी और शिक्षा तो बढ़ जाए, दुनिया देखने को मिल जाए, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार, आमदनी और एक बेहतर जिंदगी के मौके न मिले, तो निराशा बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से। और ये जो युवा पीढ़ी है, ये जल्दी नतीजे चाहती है। उन्हें लगता है कि चीजें फौरन बदलनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो ये बेचैनी कभी कभी सड़कों पर दिखती है, विरोध प्रदर्शनों में, और दुर्भाग्य से कभी कभी उग्र आंदोलनों की शक्ल भी ले लेती है। ये एक तरह से सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं चेतावनी की घंटी है। और इनके विरोध करने का तरीका वो भी एकदम नया है। हमने देखा है मीम्स के जरिए तंज करना, हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे वायरल वीडियो बनाना, हैशटैग कैंपेन चलाना। और अक्सर इन आंदोलनों का कोई एक चेहरा या नेता भी नहीं होता। ये काफी फैला हुआ और विकेंद्रीकृत सा लगता है। हाँ, और ये नई किस्म के नैतिक सवाल भी उठा रहे हैं। दिलचस्प है ये। जैसे नेताओं की महंगी गाड़ियां और आलीशान जीवन शैली की तस्वीरें या वीडियो वायरल करके वो सीधे सीधे आम आदमी की मुश्किलों और ये जो अमीरी गरीबी का फर्क है ना, उस पे चोट करते हैं। और ये चीजें गुस्से को और हवा देती हैं। एक और बात, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये इन युवाओं को सिर्फ एकजुट ही नहीं कर रही, बल्कि एक तरह की, क्या कहें, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स को भी जन्म दे रही है। मतलब जहां विरोध का तरीका, जैसे वो मीम है या वायरल वीडियो, वो खुद मुद्दा बन जाता है। ये पारंपरिक पार्टियों के लिए समझना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये सारे आंदोलन वाकई सिर्फ जनहित के मुद्दों पर ही होते हैं, या फिर ये जो डिजिटल दुनिया है इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे फेक न्यूज का फैलना या फिर कुछ खास एजेंडे वाले ग्रुप्स का असर? ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बेशक कई युवा असल मुद्दों के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, डिजिटल दुनिया की अपनी चुनौतियां हैं। बॉट्स हैं, पेड ट्रेंड्स चलते हैं, बहुत ज्यादा मॉडरेट किए जाने वाले ग्रुप्स होते हैं। इनके कारण कई बार असली आवाज दब जाती है, या फिर किसी विश्वसनीय टिकाऊ नेतृत्व का उभरना मुश्किल हो जाता है। कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, ये पहचानना वाकई मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में सरकारें कैसे निपट रही हैं इनसे? हमने सुना है कि कहीं सोशल मीडिया बैन लगा दिया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। क्या ये तरीके कारगर होते हैं? देखिए, फौरी तौर पर तो शायद, मेरा मतलब एकदम तुरंत देखें तो सड़कें शांत हो सकती हैं, लेकिन ये तरीके अक्सर अंदर ही अंदर सुलग रहे असंतोष को और भड़काते हैं। दबाते नहीं, भड़काते हैं।
ये तो बस बीमारी के लक्षणों को दबाने जैसा है, जड़ का इलाज नहीं है ये। हाल में हमने देखा भी कि कैसे प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की नौबत आ गई, कैसे अंतरिम सरकार बनाने की बातें हुई। ये सब राजनीतिक अस्थिरता और जो पूरी व्यवस्था है उसकी साख्त पर ही बड़े सवाल खड़े करते हैं। और जब ये आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, जैसे खबरें आई थी कि संसद भवन पर या होटलों पर हमले हुए, तब तो हालात और बिगड़ जाते होंगे। यकीनन बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, उसके लिए ऐसी हिंसा तो समझिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। इससे न सिर्फ विदेशी सैलानी आना बंद कर देते हैं, बल्कि जो नया निवेश आने वाला होता है वो भी रुक जाता है। यानी जो आर्थिक मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो पहले से ही युवाओं को परेशान कर रहे थे, वही मुद्दे हिंसा के कारण और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। तो मतलब साफ है कि आर्थिक मुद्दे जो हैं वो इस पूरी कहानी के केंद्र में है कहीं ना कहीं। जब पेट की आग बुझाने की चिंता हो तो राजनीतिक नारे शायद ज्यादा असर करते हैं। निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, भविष्य अनिश्चित लगता है, तो राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग होना और गुस्सा बढ़ना ये स्वाभाविक है। और जहां तक सोशल मीडिया बैन जैसी चीजों का सवाल है, ये सिर्फ तात्कालिक उपाय हैं। इनसे समस्या की जड़ पर चोट नहीं होती। लंबे समय के समाधान तो बेहतर शासन में, आर्थिक सुधारों में और संस्थाओं को मजबूत करने में ही मिलेंगे, और इसमें वक्त लगता है। तो नेपाल का मामला हमें आर्थिक दबाव, युवाओं की भूमिका और ये जो डिजिटल असर है, इसका एक खाका सा दिखाता है। क्या ये पैटर्न हमें बाकी पड़ोसी मुल्कों में भी नजर आता है? जरा म्यांमार की तरफ देखें तो वहां क्या चल रहा है आजकल? हाँ, म्यांमार की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही चिंताजनक भी। वहां आपको याद होगा 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया था। तब से वहां लोकतंत्र तो निलंबित है ही, और देश के कई हिस्सों में सेना और जो विद्रोही गुट हैं उनके बीच हिंसक संघर्ष चल रहा है। म्यांमार में सेना का राजनीति पर दबदबा कोई नई बात नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा एक पैटर्न है। भारत के लिए इसका सीधा असर हमारी उत्तर पूर्वी सीमा पर पड़ता है। वहां अस्थिरता बढ़ती है, बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं, हथियार और ड्रग्स की तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। ये सब बहुत गंभीर मसले हैं। इतने ही नहीं, वहां के हालात का असर हमारे सीमावर्ती राज्यों के जो स्थानीय विद्रोही समूह हैं उन पर भी पड़ सकता है। नए समीकरण बन सकते हैं। इसीलिए भारत ने हाल में फ्री मूवमेंट रिजीम, मतलब वो जो सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आदिवासी समुदायों को बिना वीजा के कुछ किलोमीटर अंदर तक आने जाने की पुरानी सहूलियत थी, उस पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। सुरक्षा चिंताएं हैं। अच्छा, यानी म्यांमार की अस्थिरता का सीधा असर हमारी जमीनी सुरक्षा पर पड़ रहा है। अब जरा बांग्लादेश की बात करें। जैसे नेपाल में हमने युवाओं की बेचैनी देखी, बांग्लादेश में भी पिछले कुछ समय में छात्र आंदोलनों की खबरें थी। क्या वहां भी वजह कुछ मिलती जुलती हैं? हाँ, कुछ हद तक तो हैं। 2024-25 के दौरान बांग्लादेश में भी छात्र और युवा प्रदर्शनों पर सख्ती की खबरें आई थीं। वहां के चुनावों की निष्पक्षता पर और सरकार के तौर तरीकों पर भी सवाल उठे थे। मानवाधिकारों को लेकर भी चिंताएं जताई गई थीं। इसकी एक बड़ी वजह वहां का राजनीतिक ध्रुवीकरण है, मतलब समाज का दो गुटों में बुरी तरह बटा होना और विरोध की आवाज़ों को दबाने की कोशिशें। जब युवाओं को या किसी को भी अपनी बात रखने का शांतिपूर्ण रास्ता नहीं दिखता, तो उनमें नाराजगी बढ़ती है। भारत के लिए इसका असर सीमा पार से होने वाले अवैध प्रवासन, मतलब लोगों के आने जाने और तस्करी के रूप में सामने आता है। और कभी-कभी ये मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव भी पैदा कर देते हैं। भी होगा। क्या अब वहां हालात कुछ सुधरे हैं? 2022 का वो संकट तो वाकई भयानक था। लोगों को खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल, दवाइयां, इन सब के लिए तरसना पड़ा था। याद है ना वो तस्वीरें? भारी कर्ज था, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर वगैरह की जबरदस्त कमी हो गई थी, और सरकार की कुछ गलत नीतियां भी थीं। इन सब ने मिलकर देश को लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था। फिर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए, सरकार बदल गई। अब 2024-25 में अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ हल्के संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? क्या ये सुधार आम आदमी तक पहुंच रहा है? इस पर अभी बहस जारी है। भारत के लिए श्रीलंका बहुत अहम है। एक तो समुद्री रास्ते से हमारा पड़ोसी है, दूसरा वहां भारत के कई बड़े निवेश प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और तीसरा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से भी। उस संकट के समय भारत ने आगे बढ़कर श्रीलंका को काफी आर्थिक मदद दी थी, कर्ज दिया था, सामान भेजा था। वो हमारी पड़ोसी पहले नीति का एक अहम उदाहरण था। और अंत में पाकिस्तान। वहां तो ऐसा लगता है जैसे अस्थिरता कभी खत्म ही नहीं होती। वहां के मुख्य मुद्दे क्या हैं आजकल? हाँ, पाकिस्तान की कहानी काफी जटिल है, पुरानी है। वहां लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। एक बड़ी और स्थायी समस्या सेना और चुनी हुई सरकारों के बीच सत्ता का संघर्ष है।
अक्सर ये साफ नहीं होता कि असली कमान किसके हाथ में है। ऊपर से 2023-24 के दौरान वहां आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी हैं, खासकर अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाकों में, टीटीपी वगैरह। इसकी जड़ें वहां की संस्थाओं के आपसी असंतुलन में हैं, कमजोर अर्थव्यवस्था में हैं और समाज के अंदर जो गहरे मतभेद हैं उनमें है। भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ी सामरिक चुनौती रहा है, परंपरागत चुनौती। वहां की अस्थिरता का सीधा मतलब है हमारी सीमा पर तनाव बढ़ना और आतंकवाद का खतरा लगातार बना रहना, जिसका असर कश्मीर पर भी पड़ता है। तो इन सभी देशों को, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनको देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ धागे हैं जो इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। अस्थिरता के ये मुख्य कारण क्या है? क्या कोई साझा पैटर्न उभर रहा है? हाँ, बिल्कुल। कई पैटर्न्स साफ दिख रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है आर्थिक निराशा, जैसा हमने नेपाल, बांग्लादेश और कुछ हद तक श्रीलंका में भी देखा। युवाओं की उम्मीदें बड़ी हैं, खासकर शिक्षा और इंटरनेट तक पहुंच के कारण। वो दुनिया देख रहे हैं, लेकिन नौकरियां और कमाई के मौके उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। ये जो गैप है ना उम्मीदों और हकीकत के बीच, ये गुस्सा और हताशा पैदा करता है। दूसरा बड़ा कारण है शासन की विफलता और भ्रष्टाचार। ये भी एक कॉमन थीम है। लोगों को लगता है कि सरकारें और जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं वो उनकी जरूरतों को, खासकर युवाओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। जब सिस्टम पर भरोसा कम होता है तो लोग या तो उससे कटने लगते हैं या फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और कुछ देशों में, जैसे आपने बताया पाकिस्तान और म्यांमार, वहाँ सेना की भूमिका भी एक अहम कारक लगती है। बिल्कुल, ये तीसरा बड़ा फैक्टर है। जिन देशों में सेना या कोई और ताकतवर संस्था राजनीति में सीधे या परोक्ष रूप से दखल देती है, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं। नागरिक संस्थानों पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे अस्थिरता बढ़ती है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। और चौथा अहम फैक्टर है ये डिजिटल युग। इसके दो पहलू हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। एक तरफ सूचनाएं और विरोध के स्वर बहुत तेजी से फैलते हैं, लोग आसानी से जुड़ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ यही तकनीक अफवाहों को, नफरत भरे संदेशों को, फेक न्यूज को भी उतनी ही तेजी से फैला सकती है और ये पहले से बिगड़े माहौल को और खराब कर सकती है। ये आग में घी डालने जैसा काम करती है कई बार। और क्या बाहरी ताकतों का भी कोई रोल है इसमें, जैसे बड़ी शक्तियों की आपसी खींचतान या पड़ोसी देशों का प्रभाव? हाँ, बाहरी कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन का बढ़ता आर्थिक और सामरिक प्रभाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका असर इन सभी देशों की नीतियों पर साफ दिख रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का दबाव, जो बड़ी शक्तियां हैं जैसे अमेरिका, चीन, रूस, उनके बीच की होड़, ये सब भी इन देशों के अंदरूनी फैसलों और उनकी स्थिरता को प्रभावित करते हैं। कई बार तो बाहरी दबाव इतने ज्यादा होते हैं कि स्थानीय सरकारें चाहकर भी अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाती, उनकी मजबूरी बन जाती है। ये सुनकर तो लगता है कि भारत के लिए चुनौतियां काफी बहुस्तरीय हैं, आसान नहीं है। तो इन सब का हम पर, यानी भारत पर, क्या ठोस असर पड़ रहा है? अगर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या मुख्य खतरे नजर आते हैं? सबसे सीधा और तात्कालिक खतरा तो हमारी सीमाओं पर महसूस होता है। ये सबसे प्रत्यक्ष है। जब पड़ोसी देश में हिंसा होती है या उथल पुथल मचती है तो वहां से लोग भागकर हमारी तरफ आते हैं, जैसा हमने म्यांमार संकट के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा। बड़ी संख्या में शरणार्थी आए, जिससे स्थानीय संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। साथ ही ऐसे अस्थिर माहौल में हथियार और ड्रग्स की तस्करी भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सिर्फ सीमा पर सख्ती बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि सीमा के पास रहने वाले हमारे अपने लोगों का विश्वास जीतना और उन्हें साथ लेकर चलना भी उतना ही जरूरी है। आपने डिजिटल दुनिया और फेक न्यूज की बात की थी पहले, क्या उसका भी असर हमारी आंतरिक सुरक्षा पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होता भी है। पड़ोसी देशों में चल रहे किसी आंदोलन या तनाव का इस्तेमाल करके भारत में भी गलत सूचनाएं फैलाई जा सकती हैं, भड़काऊ बातें कही जा सकती हैं, ताकि यहाँ भी माहौल खराब हो, समुदायों के बीच तनाव पैदा हो। साइबर स्पेस में ऐसी कोशिशें लगातार होती रहती हैं। इससे निपटने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, लोगों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ताकि वे खुद सही और गलत जानकारी में फर्क कर सकें, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, सरकार की तरफ से सही जानकारी समय पर और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ताकि अफवाहों को फैलने का मौका ही न मिले। प्रोएक्टिव संवाद जरूरी है। और हां, एक बात और, पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता का सीधा रिश्ता सीमा पार आतंकवाद से है।
ये हम सालों से देख रहे हैं। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं या कोई गुट ज्यादा ताकतवर होता है तो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें रचने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हमारी खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना जरूरी है। विजिलेंस। ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब अगर विदेश नीति के नजरिए से देखें तो भारत के सामने क्या विकल्प है, हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल। हाँ, ये वाकई बड़ा सवाल है और यहाँ भारत के लिए रास्ता काफी मुश्किल और नाजुक संतुलन वाला है। ट्रेड केयरफुली वाली बात है। एक तरफ हमारी पड़ोसी पहले की नीति है जो सही भी है। वो कहती है कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, वहां स्थिरता लाने में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हम आर्थिक मदद दे सकते हैं, विकास परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, लोगों के बीच संपर्क बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं। श्रीलंका को संकट से उबारने में हमारी मदद इसी का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये मदद देते हुए हमें अपने राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है। यानी सिर्फ सॉफ्ट पावर या अच्छी भावनाएं काफी नहीं है, एक सोची समझी व्यवहारिक रणनीति भी चाहिए। दूसरी बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में बढ़ती हुई बड़ी शक्तियों की होड़, खासकर चीन का बढ़ता प्रभाव। यह अब एक रियलिटी है। श्रीलंका हो, नेपाल हो या म्यांमार हो, पाकिस्तान तो है ही। चीन वहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और अपना दबदबा बढ़ा रहा है, सामरिक रूप से भी। ऐसे में भारत को सिर्फ एक आकर्षक आर्थिक विकल्प ही नहीं बनना होगा, बल्कि सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहना होगा, ताकि इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव बना रहे और एक संतुलन कायम रहे। ये एक लगातार चलने वाली कूटनीतिक, आप कह सकते हैं, शतरंज की बिसात है। हमें अपनी चालें सोच समझकर चलनी होंगी। तो ये चुनौतियां तो साफ हैं। इनसे निपटने के लिए क्या कुछ ठोस कदमों के बारे में सोचा जा सकता है? क्या हमारे स्रोतों में कुछ सुझाव दिए गए हैं? हाँ, कुछ उपायों का जिक्र तो है, जिन्हें हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। फौरी यानी तुरंत करने वाले, मध्यम अवधि के और लंबी अवधि के। फौरी यानी अगले 6 महीनों में करने वाले काम। इसमें पहली चीज है मानवीय मदद को सीमा प्रबंधन के साथ जोड़ना। जैसे अगर शरणार्थी आ रहे हैं तो उनकी देखभाल के लिए स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर योजना बनाएं। मानवीय आधार पर यह जरूरी है, लेकिन साथ ही सीमा पर निगरानी और सुरक्षा भी कड़ी की जाए, अवैध आवाजाही रोकी जाए। इसका फायदा यह है कि मानवीय संकट को संभाला जा सकता है, लेकिन खतरा यह है कि स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ सकता है और सुरक्षा चिंताएं भी रहती हैं, तो संतुलन साधना होगा। दूसरा फौरी कदम हो सकता है एक समर्पित डिजिटल संवाद टीम बनाना। आजकल ये बहुत जरूरी है। ये टीम सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल माध्यमों पर नजर रखे, पड़ोसी देशों से आ रही गलत सूचनाओं का तुरंत खंडन करे, फैक्ट चेक करे और भारत का पक्ष स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से रखे। नैरेटिव बिल्डिंग जिसे कहते हैं, जहां संभव हो वहां के समझदार विपक्षी नेताओं या युवा समूहों से भी पीछे के दरवाजे से ही सही संवाद बनाने की कोशिश करें। इसका फायदा अफवाहों को रोकना है, नैरेटिव को संभालना है, पर इस पर यह जोखिम भी है कि सरकार पर सेंसरशिप के आरोप लग सकते हैं। और मध्यम अवधि यानी अगले 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए क्या सुझाव हैं? इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहला, सीमावर्ती इलाकों में, खासकर हमारे अपने सीमावर्ती राज्यों में आर्थिक राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देना। जैसे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को मदद देना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना। इससे वहां के युवाओं में असंतोष कम होगा और वे बाहरी उकसावे में कम आएंगे। स्थानीय लोगों को साथ लेना जरूरी है। दूसरा, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, जैसे खुफिया जानकारी साझा करना, सीमा पार अपराधों जैसे तस्करी, आतंकवाद, इनसे निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाना, जॉइंट ऑपरेशन करना। उदाहरण के लिए म्यांमार सीमा पर बेहतर निगरानी और बांग्लादेश व नेपाल के साथ तस्करी रोकने पर ज्यादा सहयोग। ये प्रैक्टिकल कदम है। ये तो हुए सुरक्षा और आर्थिक उपाय। लंबी अवधि यानी 3 साल से ज्यादा के लिए क्या सोचा जा सकता है? क्योंकि ये समस्या जल्दी खत्म होने वाली नहीं लगती। बिल्कुल सही। लंबी अवधि का लक्ष्य ज्यादा बुनियादी और गहरा होना चाहिए। ये नींव बनाने जैसा है। एक, हमें पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में मदद करनी चाहिए, जहां भी वो चाहें और जहां संभव हो। मदद थोपनी नहीं है। जैसे उनके चुनाव आयोग, उनकी न्यायपालिका या लोक सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना। इससे वहां धीरे धीरे एक स्थिर और जवाबदेह व्यवस्था बन सकती है। इसमें समय लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, वहां के युवाओं और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के साथ लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखना, पीपल टू पीपल कनेक्ट।
जैसे छात्रों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान या फिर महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना, क्लाइमेट चेंज पर मिलकर काम करना। इसका फायदा ये होगा कि वहां की युवा पीढ़ी भारत को सिर्फ एक बड़े पड़ोसी के तौर पर नहीं बल्कि एक सहयोगी और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखेगी। उन्हें लगेगा कि विकास और बेहतरी के रास्ते हिंसा और अस्थिरता से नहीं बल्कि सहयोग और लोकतंत्र से निकलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है। कई परतें हैं। आर्थिक तंगी है, सरकारों पर भरोसे की कमी है, कहीं सेना का दखल है, कहीं राजनीतिक खालीपन है, और इन सबको तेज करने वाली ये डिजिटल क्रांति भी है। नेपाल का जो हालिया युवा आंदोलन है वो शायद इन सभी चीजों का एक मिला जुला चेहरा है, जहां युवा ज्यादा जागरूक हैं, जल्दी से जुड़ते हैं और फौरन बदलाव चाहते हैं, शायद अधीर भी हैं। और भारत के लिए ये एक लगातार चलने वाली, एक तरह से कहें तो कूटनीतिक और सामरिक चुनौती है। ये खत्म नहीं होने वाली। हमें अपनी सुरक्षा चिंताओं और पड़ोसियों की मदद करने की जिम्मेदारी के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधना होगा, लगातार साधना होगा। पड़ोसी पहली नीति ने कुछ जगहों पर अच्छे नतीजे दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसे श्रीलंका संकट में हमारी भूमिका। लेकिन म्यांमार या पाकिस्तान जैसे मामले कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। वहां आसान जवाब नहीं है। आगे बढ़ने के लिए शायद हमें अपनी रणनीति में सुरक्षा के साथ साथ विकास, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा अहमियत देनी होगी। सिर्फ बातें नहीं, अमल भी। सिर्फ संकट आने पर प्रतिक्रिया देना काफी नहीं होगा। हमें लगातार सकारात्मक रूप से जुड़े रहना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है हम सबके लिए, क्या भारत सिर्फ इन अस्थिरताओं पर प्रतिक्रिया देता रह सकता है, या उसे इस पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र और आर्थिक विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाली एक ज्यादा बड़ी, एक लीडर वाली भूमिका निभाने की कोशिश करनी चाहिए? और अगर हाँ, तो वो भूमिका कैसी हो, उसका तरीका क्या हो जो टिकाऊ भी हो और जिस पर हमारे पड़ोसी देश भरोसा भी कर सके बिना डरे? ये सवाल शायद भविष्य की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है।